तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेफ्रोलॉजी। जो हर पीडीएफ के एंड पे एडिशनल नोट्स एडेड हैं एज एन अपडेटेड वर्जन, ठीक है। तो रेब्डोमायोलाइसिस क्या होता है? मायोलाइसिस लाइसिस का क्या मतलब है? ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स की जब ब्रोक होता है, ब्रोकन डाउन होता है तो वो रिलीज़ करता है क्रेटिनिन काइनेज। तो रेब्डोमायोलाइसिस एक कंडीशन है जिसमें स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना, उनके सेल्स डेड होने लग जाते हैं और वो मायोग्लोबिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो रेब्डोमायोलाइसिस क्या है? एज स्केलेटल मसल्स आर डाइंग दे रिलीज मायोग्लोबिन, पोटेशियम एंड क्रिएटिनिन काइनेज। कॉमन सिनेरियोज एंड हिंट्स: अ पर्सन वाज ट्रैप्ड फॉर सेवरल आवर्स अंडर अ हैवी ऑब्जेक्ट, उसमें होगा रेब्डोमायोलाइसिस। अ फॉल फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइंग ऑन द फ्लोर, एंड एल्डरली विद फ्रीक्वेंट फॉल्स, प्रेजेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी, जो कि एक्यूट किडनी इंजरी के साथ आया है। आईवी ड्रग एब्यूजर वाज फाउंड ऑन द फ्लोर, नॉट मूविंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, long distance run, for example marathon runner, severe exertion, severe dehydration, severe crush injury, exercise induced rhabdomyolysis, for example in athletes. Hematuria, reddish brown or tea colored urine, false positive, as the cause of redness is myoglobin. कॉज ऑफ रेडनेस क्या है? मायोग्लोबिन। वाइल आरबीसीज आर नॉट फाउंड इन यूरिन डिप्स्टिक। हाइपरटेंशन, AKI, acute kidney injury, high urea creat and very high CK. Although uncommon, one of the side effects of statins is rhabdomyolysis. के साइड इफेक्ट स्टेटिन का क्या है? रेब्डोमायोलाइसिस। मायोग्लोबिन इज नेफ्रोटॉक्सिक एंड थस कैन लीड टू AKI। के मायोग्लोबिन नेफ्रोटॉक्सिक होता है इसलिए वो AKI की तरफ लीड करता है, ठीक है। देयरफॉर रिहाइड्रेशन विद IV fluids is an essential step. That's why rhabdomyolysis is a medical emergency that you have to be aware of. ECG must be performed as the released potassium from the dying cells. Hyperkalemia can be dangerous if ECG changes suggest hyperkalemia. Tall tended T waves, wide QRS are found. तो हमने पहले हार्ट को प्रोटेक्ट करना है बाय IV कैल्शियम क्लोराइड और IV कैल्शियम ग्लूकोनेट बिफोर एनीथिंग एल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन रेब्डोमायोलाइसिस। मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेब्डोमायोलाइसिस क्या है कि AKI हो जाता है और हाइपरकलीमिया हो जाता है। इनिशियल मैनेजमेंट क्या करनी है? IV फ्लूइड्स। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है? ECG। इफ टॉल T waves एंड वाइड QRS, द इनिशियल लाइन क्या होगी कि कैल्शियम क्लोराइड देंगे जब ECG में चेंजेस होंगी। द बेस्ट इनिशियल टेस्ट दैट इज स्पेसिफिक फॉर रेब्डोमायोलाइसिस इज यूरिन एनालिसिस। जो स्पेसिफिक टेस्ट है रेब्डो के लिए वो यूरिन एनालिसिस है, जिसमें रेडिश ब्राउन टी कलर्ड यूरिन मिलेगा, फॉल्सली पॉजिटिव हेमाचूरिया। टू कन्फर्म हम CPK लेवल्स करते हैं। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, इट इंडिकेट्स मसल नेक्रोसिस। अदर लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड सोडियम बाइकार्ब एंड डायलिसिस. A man has just finished a long distance run and presents with myalgia, red brown urine. Urine dipstick is positive for blood but without RBCs or microscopic. ECG shows tall T waves, widened QRS and small P waves. अब ये देखो एथलीट है, ठीक है। एथलीट में जो प्रेजेंट क्या है? मायालिया और रेड ब्राउन यूरिन के साथ, और बाकी जो हाइपरकलीमिया की फीचर्स है किस तरफ इंडिकेट करते हैं? रेब्डोमायोलाइसिस की तरफ। तो इनिशियल स्टेप इन मैनेजमेंट क्या है? क्योंकि इसमें टॉल टेंडेड T वेव्स और ये ECG चेंजेस आ गई हैं, इसलिए हमने IV कैल्शियम क्लोराइड देना है। इट इज़ ऑब्वियस ही हैज़ रेब्डोमायोलाइसिस. As there are ECG changes suggesting hyperkalemia, we should protect the heart before anything else by giving IV calcium. IV fluid is the initial step. अदरवाइज, ठीक है, अगर वो ना होता तो फिर IV फ्लूइड इनिशियल स्टेप था। 24-year-old mountain climber was rescued after being trapped under a heavy rock for about 10 hours. He has dark urine with impaired creatinine and urea. His blood pressure is 100 and heart rate उसका क्या है? 125. The most appropriate management क्या है कि IV normal saline देंगे. The likely causes myoglobin renotoxic होता है. He has rhabdomyolysis, skeletal muscle breakdown due to crush injury or prolonged immobilized muscle. As the question did not mention ECG changes of hyperkalemia, क्योंकि ECG changes show नहीं है जिसमें tall T waves आ जाती हैं. The initial step would be IV fluid rehydration to try to avoid further renal damage. Myoglobin क्या होता है? नेफ्रोटॉक्सिक होता है. A 22-year-old known HIV positive male was found comatose on the floor by his friend. He was not seen for 2 days. On the emergency department, the patient is confused and disoriented. His labs reveal serum urea levels of 47 high है, and creat भी high है, 1070. Sodium is normal, potassium is 5.6. तो ये क्या है? क्रेटिनिन काइनेज है. This is the most likely case of rhabdomyolysis. इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? क्रिएटिनिन काइनेज, और मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है? रेब्डोमायोलाइसिस. प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से मसल इस्कीमिया हो गया, जिसकी वजह से मायोग्लोबिन रिलीज हुआ और क्रिएटिनिन काइनेज और पोटाशियम हाई हो गए, और जो मायोग्लोबिन है उसने क्या किया? एक्यूट किडनी इंजरी कॉज कराई. टू कन्फर्म सीरम CPK हम करते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज. नोट इफ द पोटाशियम इज हाई, द ECG इज गिवन इन एज एन ऑप्शन. पिक इट स्पेशली इफ द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द इनिशियल स्टेप. A 60-year-old man known case of hypertension, diabetes mellitus and previous transient ischemic attack presents complaining of a 5-day history of diffuse muscle pain and weakness in his lower limb. He is on ramipril, bisoprolol, aspirin, metformin and simvastatin. His urine shows myoglobin. Kidney function test are deteriorated. His CK is 3000. CK कितना है? बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब CK बहुत बड़ा हो और साथ में हिस्ट्री हो,
ठीक है। तो ये क्या है, रेब्डोमायोलाइसिस, स्टैटिन्स की, ठीक है। द लाइकली कॉजिंग मेडिकेशन दैट नीड्स टू बी स्टॉप इज सिमवैस्टेटिन, क्योंकि सिमवैस्टेटिन क्या कराते हैं, रेब्डोमायोलाइसिस कॉज कराते हैं। अ मैन हैड अ वार्डरोब ओवर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब उसके ऊपर वार्डरोब गिरी है तो मसल इंजरी हुई है और उसकी वजह से क्या होगा, मायोग्लोबिन रिलीज होगा और रेब्डोमायोलाइसिस हो जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, क्रिएटिनिन काइनेज। गुड पास्चर सिंड्रोम, एक्यूट रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, साथ में पल्मोनरी एल्वियोलर डैमेज। अब किडनी के भी सिम्टम्स आते हैं और इसमें लंग डैमेज के भी सिम्टम आते हैं जो गुड पास्चर सिंड्रोम होता है। एक्सप्रेस्ड एज हिमाचूरिया एंड हेमोप्टिसिस, किडनी इन्वॉल्वमेंट एंड लंग इन्वॉल्वमेंट प्लस इम्पेयर्ड KFTs, RFTs. Obviously, the most appropriate initial investigation is anti-globular basement membrane antibodies, anti-GBM antibodies. The most accurate investigation, ये क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एंटी-GBM एंटीबॉडीज। और एक्यूरेट क्या है, लंग या मसल बायोप्सी, जो मतलब डायग्नोस्टिक है। इसमें क्रेसेंटरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मिलेगा। चेस्ट एक्सरे, पैची इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेशन, इंट्रापल्मोनरी ब्लीडिंग होगी, इस वजह से हेमोप्टिसिस हो रही होगी। गुड पास्चर सिंड्रोम, हेमोप्टिसिस एंड हेमाचूरिया, लंग प्लस किडनी ओनली, एबनॉर्मल यूरिया एंड क्रेट, एंटी-GBM बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी होती है। एल्बर्ट सिंड्रोम एक्स लिंक्ड होता है, इसमें GPS होता है। गुड पास्चर सिंड्रोम, हेमोप्टिसिस, हेमाचूरिया प्लस कैन नॉट सी एंड कैन नॉट हियर, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है, ठीक है। गुड पास्चर सिंड्रोम के साथ साथ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है एल्बर्ट सिंड्रोम में, जो कि एक्स लिंक्ड है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी में हेमोप्टिसिस और जॉन्डिस होता है, ठीक है। चर्क स्ट्रॉ जो है इओसिनोफिलिक होता है, ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस, ठीक है। इसमें PN का जो है वो हाई होता है, एजमा, यूजिनोफिलिया प्लस अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट थे। वेगनर्स जो होता है, वेगनाज या वेगनर्स, इसमें ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस होता है, इसमें CN का इंक्रीज होता है। साइनसाइटिस, नेजल सेप्टम परफोरेशन, एपिस्टेक्सिस होता है प्लस हिमाचूरिया। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम E. coli की वजह से होता है, ठीक है। इसमें डायरिया दैट टर्न्स टू ब्लडी डायरिया प्लस हिमाचूरिया, एक्यूट किडनी इंजरी होती है। द सेंटेंस ईचिंग आफ्टर अ हॉट शावर डज नॉट ऑलवेज मीन्स पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा, हमेशा ईचिंग आफ्टर अ हॉट शावर पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा को शो नहीं करती। ईचिंग प्लस पेल स्किन और पेरिफेरल एडीमा होगा, ठीक है। जो पेरिफेरल एडीमा शो होगा तो ये किसकी तरफ जाएगा, किडनी इंजरी की तरफ, ठीक है। प्लस इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन एंड लेथार्जी। इचिंग क्यों होगी, क्योंकि इंक्रीज सीरम यूरिया की वजह से, यूरीमिया की वजह से, सीन इन द लेट किडनी फेलियर। पेल एंड टायर्डनेस ड्यू टू डिक्रीज erythropoietin and thus anemia. Peripheral edema and hyperpigmentation is due to CKD. Note that in liver failure, ascites, jaundice और bleeding present होती है. Itching worse after hot bath plus red skin, flushed plethora due to increased HB प्लस स्प्लीनोमेगली, बर्निंग सेंसेशन इन फिंगर्स एंड टोज, गाउट, हाई HB। तो ये क्या है, पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा, इसमें क्या है, HB बढ़ी हुई है। इचिंग प्लस लीनियर ट्रैक्स ऑन द स्किन, बरोज हैं तो ये क्या है, स्केबीज है, ठीक है। इसमें क्या होगी, इसमें एरिथ्रोपोइटिन कम होगी, इसलिए एनीमिया होगा। और किडनी इंजरी के भी हिंट्स होंगे क्वेश्चन में। Hyponatremia can occur after inappropriate IV fluids such as by using 5% dextrose. This is called iatrogenic cause. In sepsis, the allowed IV fluid is either ringer lactate or normal saline. These won't cause dilutional hyponatremia. Hyponatremia after inadequate IV fluid treatment could be dilutional. A patient with abdominal sepsis, for example biliary sepsis, was treated with IV antibiotics and IV fluids. Later on, he was found to be hyponatremic 127 with normal potassium and normal kidney test. तो ये क्या है, iatrogenic की वजह से है कॉज, ठीक है। मैसिव हेमरेज हुआ है एंड हाइपोटेंसिव शॉक प्लस हाई क्रेट। तो ये हाइपोटेंसिव शॉक और कम हो जाने की वजह से, ब्लड कम हो जाने की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होगी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गई है। तो कॉमनेस्ट रीनल कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। The kidneys need to remain well hydrated and perfused to avoid acute tubular necrosis. Prolonged ischemia की वजह से परफ्यूजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल्स डाई होने लग जाती हैं और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है, जो कि एक्यूट किडनी इंजरी कॉज करती है। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, फॉर एग्जांपल एलर्जी, फॉर एग्जांपल ड्रग इनटेक फॉलोड बाय रैश, फीवर प्लस हिमाचूरिया और इंक्रीज क्रेट होगा। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में एलर्जी होगी, रैश भी होगा और फीवर, हिमाचूरिया और क्रेट ज़्यादा होगा। 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन जो विटामिन डी की होती है वो लिवर में होती है, और 1 वाली किधर होती है, किडनी में होती है। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन द लिवर, देन एन एंजाइम कॉल्ड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इन किडनी इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म व्हिच इज 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। सो व्हाई इज देयर विटामिन डी डेफिशिएंसी इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्योंकि वहाँ पे जो होती है रिड्यूस एक्टिविटी हो जाती है 1 अल्फा डिहाइड्रोक्सिलेशन की, इस वजह से 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी नहीं बन पाता। के बिफोर एल, के पहले आता है एल से, तो के में क्या होगी, 25 वाली होगी। 1 बिफोर 25 नहीं, के में कौन सी होगी, किडनी है 1 और लिवर में 25। 1 के 1 वाली किधर होती है, किडनी में।
क्रॉनिक एंड एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, व्हेन यू सी हाइपरटेंशन एंड हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड यूटीआई, तो वो क्या कराते हैं, क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस। रिपीटेड यूटीआईज की वजह से रीनल स्कारिंग हो जाती है और क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस होता है। क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। व्हेन यू सी लोइन बैक पेन प्लस फीचर ऑफ यूटीआई, तो एक्यूट जो लोइन बैक पेन होगा तो वो क्या है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। डोंट गेट फूल्ड बाय द पेशेंट बीइंग प्रेग्नेंट, रिमेंबर प्री एक्लैम्प्सिया ऑकर्स आफ्टर द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन प्लस हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया। रिपीटेड यूटीआई बट सडनली डेवलप लोइन और बैक पेन, फीवर एंड राइगर्स, तो ये क्या है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। यूरिनालिसिस शो ब्लड नाइट्राइट्स एंड ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज। क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस हैज नो एक्टिव इन्फेक्शन, द सिम्टम्स मे बी सेकेंडरी टू रीनल फेलियर। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, a pregnant woman present with fever, rigors, lower abdominal pain, dysuria and frequency. The pain was at the lower abdomen, then it becomes more general and radiates to the right loin. तो ये क्या है, acute pyelonephritis, ठीक है। Pyelonephritis is the inflammation of the pelvis of the kidney, usually due to ascending UTI। ascending UTI की वजह से infection हो जाता है। Some risk factors include pregnancy, stones, vesico-ureteric reflex and diabetes mellitus। Suspect it if lower UTI features present है, dysuria है, burning sensation है, frequency urgency है, suprapubic pain है, fever है, राइगर्स, लोइन पेन और बैक पेन, ये एक्यूट कंडीशन को शो करें, ठीक है। और यूरिनालिसिस में ब्लड नाइट्राइट्स और ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज किसको शो कर रहा है, यूटीआई को शो कर रहा है। इन शॉर्ट, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और लोअर एब्डोमिनल पेन, ये क्या है, लोअर यूटीआई, ठीक है। इसमें हम क्या देते हैं, ट्राइमेथोप्रिम या फिर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। और अगर साथ में डिसयूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, एब्डोमिनल पेन के साथ लोइन और बैक पेन होगा और साथ में फीवर होगा, ठीक है, एक्यूट प्रेजेंटेशन है, तो वो क्या है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। इसमें सिप्रो और कोअमोक्सिक्लोव देते हैं। यूटीआई में ट्राइमेथोप्रिम और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन देनी है और एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में सिप्रो और कोअमोक्सिक्लोव देनी है। ऑल दीज मेडिकेशंस आर इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज, ठीक है। लेट अस हाईलाइट दिस। ट्राइमेथोप्रिम, नाइट्रोफ्यूरेंट, सिप्रो एंड कोमोक्सिक्लोव। इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, यूरिनालिसिस टू लुक फॉर ब्लड, प्रोटीन, नाइट्रेट एंड ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज। Do urine culture and sensitivity before commencing empirical antibiotics. Midstream specimen for adult and children. Adult और children midstream specimen लेते हैं, sometimes in young children. Clean catch और via catheter और even via suprapubic aspiration भी हम sample ले सकते हैं. Important in acute pyelonephritis, once the urine sample for culture and sensitivity has been sent, जब वो भेज चुके हैं हम, उसके बाद हमने empirical antibiotic immediately start कर दिए. The empirical antibiotic may need to be changed after the culture results. The most common causative organism of UTI is E. coli, gram negative. ट्रीटमेंट क्या है, ऑफन रिक्वायर्स एडमिशन. एंटीबायोटिक लाइन्स डिफर फ्रॉम द हॉस्पिटल टू अनदर, हाउएवर द फॉलोइंग रेजिम्स आर एडवाइज्ड बाय नाइस गाइडलाइंस. नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में हम सिप्रो देते हैं 500 mg BD फॉर 7 days, ठीक है. मैन, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, मैन और पेशेंट विद इंडवेलिंग कैथेटर्स में सिप्रो और कोअमोक्सिक्लोव देते हैं, ठीक है. सिप्रो और कोअमोक्सिक्लोव जो कि हमने एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है. वही चिल्ड्रन में हम कोअमोक्सिक्लोव और सेफेक्सिम देते हैं, कोअमोक्सिक्लोव और सेफेक्सिम. और प्रेग्नेंट वुमेन में सेफेलेक्सिन देते हैं, ठीक है. नॉन प्रेग्नेंट मेन और इंडवेलिंग कैथेटर्स में सिप्रो और कोअमोक्सिक्लोव देते हैं. चिल्ड्रन में कोअमोक्सिक्लोव एंड सेफेक्सिम देते हैं. और प्रेग्नेंट वुमेन में क्या देते हैं, सेफेलेक्सिन. कोअमोक्सिक्लोव, सेफेक्सिम और ये सेफेलेक्सिन. इन शॉर्ट, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, यूरिन एनालिसिस करना है, यूरिन कल्चर करना है और फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है. लोअर यूटीआई है तो ट्राइमेथोप्रिम और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन देनी है, ठीक है. अपर यूटीआई है तो सिप्रो और कोअमोक्सिक्लोव देना है और प्रेग्नेंट में सेफेलेक्सिन देना है, ठीक है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रेग्नेंट में क्या देना है, सेफेलेक्सिन. स्मॉल किडनीज हैं और हाइपरटेंशन है तो बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को सोचना है या फिर क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस स्कारिंग की वजह से किडनी स्मॉल हो चुके हैं. एसी इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है. एसी इनहिबिटर्स हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में नहीं देते. इट इज़ समटाइम्स नॉर्मल टू फाइंड माइल्ड प्रोटीनूरिया ऑन यूरिन डिप्स्टिक ट्रेसेस अप टू 1+1, स्पेशली इन दोज हु रेगुलरली एक्सरसाइज सच एज जिम अटेंडीज. इफ नो सिम्टम्स एंड दे आर हेल्दी रिगार्डलेस ऑफ द माइल्ड प्रोटीनूरिया, रिपीट द टेस्ट. कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं है और वो हेल्दी हैं और रिगार्डलेस ऑफ द माइल्ड प्रोटीनूरिया इस तरफ, तो हमने टेस्ट को रिपीट कर देना है. इफ स्टिल हाई, डू 24 और यूरिन स्पेसिमेन टेस्ट और प्रोटीन क्रेट रेशियो. नेवर रेफर अ पेशेंट विद एन आइसोलेटेड प्रोटीनूरिया टू अ रीनल क्लिनिक. हम कभी भी आइसोलेटेड प्रोटीनूरिया वाले पेशेंट को रीनल क्लिनिक में नहीं भेजते. नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, ट्रायड ऑफ प्रोटीनूरिया,
हाइपोएल्बुमिनीमिया एंड एडीमा, ठीक है। इसमें प्रोटीनूरिया होता है, एल्बुमिन कम हो जाती है और एडीमा होता है। इन चिल्ड्रन द पीक इंसिडेंस इज बिटवीन 2 to 5 years of age. Around 80% of cases in children are due to minimal change glomerulonephritis. Note that microscopic hematuria can be seen in 10 to 30% in minimal change disease, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया हमें मिलता है। मिनिमल चेंज डिजीज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंस एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अकाउंटिंग फॉर 75% in cases in children and 25% in adults. The condition generally carries a good prognosis with around 90% of the cases responding to high dose oral steroids, ठीक है कि इसकी गुड प्रोग्नोसिस है और ज़्यादा 90% ऑफ केसेस हाई डोज ओरल स्टीरॉइड से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। दूसरे फीचर्स में हाइपरलिपिडीमिया इसमें आ जाता है, हाइपरकोगेबल स्टेट होती है क्योंकि एंटीथ्रोबिन 3 का लॉस हो जाता है, और लाइबिलिटी टू इन्फेक्शन होती है क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लॉस हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे फीचर्स क्या होते हैं नेफ्रोटिक में कि हाइपरलिपिडीमिया होता है, हाइपरकोगेबल स्टेट और लाइबिलिटी टू इन्फेक्शन। अब मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के फीचर्स में क्या आ जाते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नॉर्मोटेंशन है, हाइपरटेंशन रेयर होती है और सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया होता है। ओनली इंटरमीडिएट साइज प्रोटीन्स जैसे कि एल्बुमिन और ट्रांसफेरिन लीक करते हैं थ्रू द ग्लोमेरुलाई। रीनल बायोप्सी ये डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसके लिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें फ्यूजन ऑफ पोडोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। पोडोसाइट्स की फ्यूजन हुई होती है, ठीक है, पोडोसाइट्स है। A 5-year-old child present with increased weight, puffy eyes, lower limb swelling, he is otherwise healthy and happy, यूरिन डिप्स्टिक में +3 प्रोटीनूरिया। तो जो चाइल्ड होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन क्या है, मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये, ठीक है। वी सस्पेक्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, 2 ऑफ द ट्राइड आर प्रोटीनूरिया एंड एडीमा, सो टू डायग्नोज इट रिक्वेस्ट सीरम एल्बुमिन लेवल्स टू कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन ट्राइड, ठीक है, क्योंकि हाइपोएल्बुमिनीमिया भी होता है ना इसमें, ठीक है, तो उसको देखने के लिए। अनदर वैलिड आंसर इज यूरिन प्रोटीन टू क्रेट रेशियो। वंस डायग्नोज वी कैन रेफर द पेशेंट टू रीनल क्लिनिक। व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक? बेस्ट डायग्नोस्टिक क्या होता है, रीनल बायोप्सी करेंगे। A 2-year-old child was noticed by his mother to be gaining weight regardless of his poor feeding, ठीक है। और पुअर फीडिंग थी लेकिन फिर भी उसका वेट गेन हुआ, उसके फेस, फीट और लेग्स पे स्वेलिंग आ गई, और चाइल्ड जो है फटीग्ड है, उसके यूरिन, हिज यूरिन इज नोटेड टू बी फोमी यूरिन है। तो ये क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन इज 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन, और दूसरा हम यूरिन प्रोटीन टू क्रेट रेशियो भी करा सकते हैं। रिमेंबर नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज इक्वल्स टू प्रोटीनूरिया प्लस एल्बुमिनीमिया प्लस एडीमा। दस 24 आवर प्रोटीन इन यूरिन प्लस सीरम एल्बुमिन लेवल्स आर रिक्वायर्ड to help in the diagnosis. इसलिए in this case, as he already had edema manifested, note one important explanation of foamy urine is the presence of high protein. Okay, दूसरी explanation क्या है foamy urine की, कि high protein present है इसमें। A 40-year-old male known hypertense present with tiredness, lethargy, fluid retention and proteinuria, उसके सीरम एल्बुमिन क्या है, कम है। तो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, रीनल बायोप्सी। द पेशेंट हैज़ प्रोटीनूरिया, एल्बुमिनीमिया और फ्लूइड रिटेंशन, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ डिपिक्ट करता है। In the exam, always pay attention to the question words. It asks about the definitive diagnostic test. In nephrotic syndrome, kidney biopsy is definitive as it can show the exact etiology. A 6-year-old child present with progressively increasing swelling of his face, scrotum and legs. His urine is frothy. Renal biopsy shows no abnormalities. On night microscopy, electron microscopy reveals abnormal fused podocytes. किसमें होते हैं, minimal change disease में। अब 5-year-old child है presented a week ago with progressively increasing swelling of his face, scrotum and legs with frothy urine. The renal biopsy confirmed the diagnosis of nephrotic syndrome, and according to the patient was started on steroids. He presents now with flank pain, hematuria and fluctuating urea levels. A diagnosis of renal vein thrombosis is made. What is the likely cause for the renal vein thrombosis? उससे renal vein thrombosis क्यों हुआ? रीनल वेन थ्रोम्बोसिस उसको एंटीथ्रोम्बिन 3 डिफिशिएंसी की वजह से हुआ है, हाइपरकोगुबल स्टेट बन गई है इसमें, ठीक है। Remember that proteinuria is one of the triad of nephrotic syndrome. Proteinuria means loss of protein. जब प्रोटीन लीक हो जाती है, एल्बुमिन और एंटीकोagulation फैक्टर्स एंटीथ्रोम्बिन 3, तो वो प्री डिस्पोज कर देते हैं हम बॉडी को थ्रोम्बस बनाने में। लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 इंक्रीज कोagulation, थ्रोम्बोसिस बनने लग जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, एंटीकोagulation, ठीक है, एंटीकोagulants देंगे, ठीक है। तो एंटीथ्रोम्बिन 3 डिफिशियंसी की वजह से ऐसे हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग एंड डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन एंड हाइपोक्लीमिया, और डिहाइड्रेशन एंड हाइपोक्लीमिया किसकी तरफ लेके जाते हैं, AKI की तरफ। डिहाइड्रेशन हाइपोवोलेमिया कैन लीड टू AKI. Pre-renal causes, especially hypovolemia, is the most common cause of AKI. Once there is AKI, EGFR कम हो जाता है, किडनीज जो है अच्छी तरह पोटेशियम, क्रिएटिनिन और यूरिया को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, हाइपरक्लीमिया हो जाता है, हाइपर यूरीमिया और क्रेट ज़्यादा हो जाते हैं। इन CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, तो हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बिफोर CT स्कैन और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आफ्टर CT स्कैन, ठीक है, ऐसे करते हैं।
Another correct answer is IV fluid normal saline 0.9% NaCl pre and post procedure, especially in high risk patient as elderly with diabetes mellitus के patient में. Additionally, note metformin is nephron harmful and thus need to be ceased before any contrast study. अगर वो डायबिटिक पेशेंट है ना और वो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो हमने क्या करना है, मेटफॉर्मिन रोकनी है बिफोर कॉन्ट्रास्ट देने से पहले, ठीक है. The steps to determine the type of blood gas abnormality is the patient acidemic, pH उसका 7.35 to 7. अगर 7.35 तो नॉर्मल pH कितना होता है 7.45. 7.35 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है. 7.45 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एल्कलीमिक, ठीक है. Respiratory component, what has happened to the partial pressure of carbon dioxide? Partial pressure of carbon dioxide अगर ज़्यादा होगी greater than 6, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, ठीक है. तो जब एसिडोसिस होगा तो पीएच कितना होगा, लेस देन 7.35, ठीक है. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिडोसिस हो रही है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है. पीएच CO2 6 है, 4.7 to 6 किलो पास्कल्स. तो क्या सजेस्ट करता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. और अगर लेस देन 4.7 है तो सजेस्ट करता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है. मेटाबॉलिक कंपोनेंट, व्हाट इज द बाइकार्बोनेट लेवल. बाइकार्बोनेट 22 to 26 होता है, ठीक है. अगर लेस देन 22 हुआ तो क्या मतलब है इसका, कि एसिडिक हो रहा है, एसिडोसिस की तरफ बॉडी जा रही है, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट इज बेस. तो बेस कम हो रही है तो एसिडोसिस होगी, ठीक है. और बेस ज़्यादा हो रही है तो क्या होगी, एल्कलोसिस होगी. तो 22 से कम होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, वो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, ठीक है. तो जब बाइकार्बोनेट की वजह से पीएच एसिडिक हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. और अगर बाइकार्बोनेट की वजह से एल्कलोसिस हो रही है, 26 से ज़्यादा है बाइकार्ब तो एल्कलोसिस हो रही है. तो किस कंपोनेंट की वजह से हो रही है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट की वजह से, बाइकार्ब की वजह से. तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. अब ये क्वेश्चन है, पीएच कितना है 7.17, तो ये क्या है, एसिडिक है. PCO2 कितना है 2.5, तो ये क्या है, CO2 क्या है, कम है, ठीक है. CO2 कम हो तो ये तो बेस की तरफ जाना चाहिए था, मैच नहीं कर रहा. बेस एक्सेस है -14, तो ये क्या है, ये कम है, -14 की तरफ चला गया तो ये क्या है, ये डिक्रीज़ है. तो मेटाबॉलिक कंपोनेंट डिक्रीज़ है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट कम हो तो एसिडोसिस होती है. क्योंकि ये क्या है, ये डिक्रीज़ है, ये उसको कंपेंसेट कर रहा है बेसिक होने के लिए, ठीक है. तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद द रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, ठीक है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दिस इज द कंपेंसेशन बाय द लंग्स. अगला क्वेश्चन है, an elderly man was found on the floor unconscious by his neighbors. The ambulance crew came. His systolic blood pressure is 65. He was resuscitated in the ambulance. He was further resuscitated in the emergency department. He mentions that he had severe diarrhea over the last 2 days. तो इसका pH कितना है 7.18, नॉर्मल कितना है 7.35 to 7.45. तो ये क्या है, pH एसिडिक है. इसका देखो बेस एक्सेस -14 है, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट जो है कम हो गया है, ठीक है. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लैक्टिक एसिड भी हाई है, तो ये क्या है, ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस. हाँ, ठीक हो गया. द पेशेंट हैज़ हैड प्रोफ्यूज डायरिया फॉर 2 days. रिमेंबर दैट प्रोफ्यूज डायरिया कैन लीड टू लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड दस मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ऑल्सो रिमेंबर दैट प्रोफ्यूज डायरिया कैन लीड टू हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन विच इज एन इंपॉर्टेंट प्री रीनल कॉज ऑफ AKI. ये AKI कॉज करा सकते हैं, दैट्स वाई द रीनल फंक्शंस आर इम्पेयर्ड. वंस AKI डेवलप्स, EGFR कम हो जाते हैं और सारे जिन भी पार्टिकल्स को बॉडी से निकलना होता है वो एक्युमुलेट होने लग जाते हैं. मैनेजिंग रीनल स्टोन्स ऑल्सो इन जनरली द स्टोन साइज रूल क्या है कि लेस देन 0.5 होगा तो हम फ्लूइड इंटेक कराएंगे, ठीक है. फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कराएंगे. और 0.5 से 2 होगा तो हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कराएंगे, यूट्रोस्कोपी विद डोमिया बास्केट, ठीक है. इफ स्टोन साइज इज ग्रेटर देन 2 परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कराएंगे, ठीक है. अगर लेस देन 0.5 है तो फ्लूइड इंटेक करानी है. 0.5 to 2 है तो हमने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करानी है और या फिर यूट्रोस्कोपी विद डोमिया बास्केट.